हेलो एवरीवन। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज है क्लास 51। इसमें हम लोग डेली 25 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अब वो 25 प्रश्न कौन से रहते हैं? PYQ के रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है वो UGC नेट JRF वालों के लिए क्लास है और इसमें हम लोग डेली PYQ को सॉल्व करते हैं। 25 PYQ के हम जो प्रश्नों को सॉल्व करें वो जून 2020 की जो प्रथम पाली में जो पेपर हुआ था उसी के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। अब तक हमने 75 प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 76 से लेके प्रश्न संख्या 100 तक के प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 76 लिखा है इसमें कि निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक में शौरसेनी, दूसरे में पहली प्राकृत, 3 में वर्तमान हिंदी और 4 में पूर्वी हिंदी। नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तर को चुनिए। इनमें से मतलब कि भाषाओं के विकास के क्रम को व्यवस्थित करना है। तो देखो इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा पहली प्राकृत, जिसे हम पाली भाषा भी कहते हैं। पहली प्रकृति के बाद कौन सा आएगा? उसके बाद आएगा शौरसेनी, उसके बाद आएगा पूर्वी हिंदी, उसके बाद आएगा वर्तमान हिंदी। तो पहली प्रकृति पहले 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। 2 1 4 3। तो 76 का विकल्प बी जो है वो सही है। देखो यहाँ पे लिखा भी आंसर भी लिखा है कि भाषाओं के विकास के आधार पर उनका व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है। पहला है पहली प्राकृत, उसके बाद शौरसेनी, उसके बाद पूर्वी हिंदी, उसके बाद वर्तमान हिंदी। लिखा है पहली प्राकृत पाली भाषा को कहते हैं। किसे कहा जाता है पहली प्राकृत? पाली भाषा को। शौरसेनी हिंदी में ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी, हरियाणी बोली आती है। शौरसेनी हिंदी में कौन कौन सी आती है? ब्रज आती है, बुंदेली, कन्नौजी, कौरवी, हरियाणवी। जबकि पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली आती है। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। वर्तमान हिंदी के अंतर्गत आजकल की बोली जाने वाली हिंदी है, जिसमें विभिन्न भाषाएं जैसे कि अंग्रेजी है, तमिल है, तेलुगु, बांग्ला, फ्रेंच, अरबी, फारसी, उर्दू, तुर्की, स्पेनिश इत्यादि। इनके शब्दों के साथ साथ हिंदी की अपनी परंपरा से प्राप्त शब्दों के अंकुत भंडार की राशि भी शामिल है। प्रश्न संख्या 77, यहाँ 77 है। लिखा है कि रघुवीर सहाय की कविता संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। यहाँ पे रघुवीर सहाय की कविता संग्रहों का मतलब कि कविता संग्रहों के नाम दिए गए हैं, उसके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम लगाना है। पहला है कि लोग भूल गए हैं। दूसरी कविता संग्रह है आत्महत्या के विरुद्ध। तीसरी कविता संग्रह इनकी है कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। चौथा है कि हंसो हंसो जल्दी हंसो। ठीक ना? तो सबसे पहले हम इनकी कविता संग्रहों का प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सही क्रम लगाएंगे। लोग भूल गए इसके प्रकाशन वर्ष की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष होगा 1982। आत्महत्या के विरुद्ध इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो इसका 1967। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ इसका प्रकाशन वर्ष है 1989। और हंसो हंसो जल्दी हंसो इसका प्रकाशन वर्ष है 1975। तो देखो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले 1967 आएगा, आत्महत्या के विरुद्ध 2 आएगा, आत्महत्या के विरुद्ध 1967। उसके बाद आएगा 1975, 2 के बाद कौन सा आएगा? 4 आएगा। उसके बाद 1982, ये 3 आएगा, लोग भूल गए। उसके बाद कौन सा आएगा? कुछ पत्ते कुछ चिट्ठे, 3 आएगा। तो 2 4 1 3। तो विकल्प सी इसका सही होगा 77 का। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि आंसर सी कि आत्महत्या के विरुद्ध जिसका प्रकाशन वर्ष 1967 ईस्वी है। दूसरा में कि हंसो हंसो जल्दी हंसो इसका प्रकाशन वर्ष 1975 ईस्वी है। तीसरा है कि लोग भूल गए इसका प्रकाशन वर्ष 1982 ईस्वी है। और चौथा है कि कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1989 ईस्वी। ये चारों के चारों कविता संग्रह किसकी है? रघुवीर सहाय की है। प्रश्न संख्या 78 लिखा है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम है। 1 धुलाई वाली, 2 11 वर्ष का समय, 3 एक टोकरी भर मिट्टी और 4
ब्लैक की चुड़ैल। तो यहाँ पे कहानियों के नाम दिए गए हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उनको सही क्रम में लगाना है। तो देखो धुलाई वाले प्रकाशन वर्ष क्या है, 1907 है, 1907। 11 वर्ष का समय 1903। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 और ब्लैक की चुड़ैल 1902। तो पहला आएगा एक टोकरी भर मिट्टी 3, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके एक टोकरी भर मिट्टी 1901, सॉरी एक टोकरी भर मिट्टी 1901, 3 आएगा, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1, 3 4 2 1। तो विकल्प बी इसका सही है 78 का। देखो आंसर भी लिखा है यहाँ पे, एक टोकरी भर मिट्टी माधव प्रसाद सप्रे की है, प्रकाशन वर्ष 1901 है। ब्लैक की चुड़ैल भगवान दास की है, प्रकाशन वर्ष 1902 है। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल का है, प्रकाशन वर्ष 1903 है। और धुलाई वाली ये बंग महिला का है और इसका प्रकाशन वर्ष 1907 है। प्रश्न संख्या 79 लिखा है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम है। पहला में परिमल, दूसरा में लहर, तीसरा में ग्रामा और चौथा में दीपशिखा। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम है। तो देखो सही अनुक्रम कौन सा होगा, तो परिमल का प्रकाशन वर्ष क्या 1930 है, 1930। लहर का प्रकाशन वर्ष 1933। ग्राम्य का प्रकाशन वर्ष 1940 और दीपशिखा का प्रकाशन वर्ष 1942। तो 1930, 1933, 1940, 1942, 1 2 3 4 किस में है, तो विकल्प बी में है। तो 79 का विकल्प बी जो सही है, 1 2 3 4। देखो आंसर बी परिमल 1930 किसका है, निराला का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। लहर 1933 जयशंकर प्रसाद। ग्राम्य 1940 पंत का है और दीपशिखा 1942 महादेवी वर्मा का है। प्रश्न संख्या 80 लिखा कि निम्नलिखित पाश्चात्य आचार्यों का जन्म वर्ष के आधार पर सही क्रम है। निम्नलिखित पाश्चात्य आचार्यों का जन्म वर्ष के आधार पर सही क्रम है। एक में रोला वर्थ, दूसरा में फर्डिनांड द सास्योर, तीसरा में सैमुअल टेलर कॉलरिज और चौथा आई ए रिचर्ड्स। तो यहाँ पे आचार्यों का जन्म वर्ष के आधार पर सही क्रम लगाना है। तो देखो रोला वर्थ, इनका जन्म कब हुआ था, 1915 में, 1915 में। फर्डिनांड द सास्योर, इसका जन्म कब हुआ था, 1857। कॉलरिज का कब हुआ था, 72 में, 1772 में। और रिचर्ड का कब हुआ था, 1893 में। तो सबसे पहले कॉलरिज आएंगे 3, उसके बाद कौन आएगा 1893, उसके बाद कौन आएगा फर्डिनांड आएंगे। तो 3 2 किस में, 3 2 तो विकल्प बी में है। तो 80 का विकल्प बी जो है वो सही, 3 2 4 1। आंसर बी सैमुअल टेलर कॉलरिज, इनका जन्म 1772 ईस्वी। फर्डिनांड द सास्योर, इनका जन्म 1857 ईस्वी। आई ए रिचर्ड, इनका जन्म 1893 ईस्वी। और रोला वर्थ, इनका जन्म 1915 ईस्वी। प्रश्न संख्या 81 लिखा है इसमें एक प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। पहला में वामा शिक्षक, दूसरा निशाय हिंदू, तीसरा भाग्यवती, चौथा देवरानी जेठानी की कहानी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। तो देखो सही अनुक्रम लगाने के पहले सबसे पहले उनका प्रकाशन वर्ष जानना जरूरी होता है। तो प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। वामा शिक्षक, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसका प्रकाशन वर्ष 1872। निशाय हिंदू, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1890। भाग्यवती, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1877। और देवरानी जेठानी की कहानी, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1870। तो देखो पहले देवरानी जेठानी की कहानी आएगी, उसके बाद है वामा शिक्षक। तो 4 1
उसके बाद 3 आएगा 1877 भाग्यवती, उसके बाद निशा हिंदू। तो 4132, तो 81 का विकल्प ए जो है वो सही है। देखो आंसर है, लिखा है देवरानी जेठानी कहानी 1870 ईस्वी गौरी दत्त का है। वामा शिक्षक 1872 ईस्वी ईश्वर प्रसाद व कल्याण राय का है। भागवत 1877 ईस्वी श्रद्धाराम फिलोरी का है। और निशा हिंदू 1890 ईस्वी राधा कृष्ण दास का है। प्रश्न संख्या 82, वस्तु विकास की दृष्टि से अंधायुग के अंकों का सही क्रम है। वस्तु विकास की दृष्टि से अंधायुग के अंकों का सही क्रम कौन सा है? तो देखो मैंने 4-5 नाटक करा दिया, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिएगा। 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी क्योंकि घर में शादी थी, इसीलिए। तो 1 में लिखा है कौरव नगरी, 2 में अश्वत्थामा का अर्धसत्य, 3 में एक पशु का उदय, 4 में का गांधारी का शाप, 5 में विजय एक क्रमिक आत्महत्या। तो नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर को चुनिए। तो वस्तु विकास की दृष्टि से अंधायुग के अंकों का सही क्रम क्या होगा? तो देखो अंधायुग नाटक के अंकों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो पहले आएगा कौरव नगरी। पहले कौन सा आएगा? कौरव नगरी, पहले ये आएगा। उसके बाद क्या आएगा? पशु का उदय, दूसरे नंबर पे आएगा। उसके बाद कौन आएगा? अश्वत्थामा का अर्धसत्य, तीसरे नंबर पे ये आएगा। उसके बाद आएगा गांधारी का शाप, 4 नंबर पे आएगा। उसके बाद आएगा विजय क्रमिक आत्महत्या, ये 5 नंबर पे। तो एक बाद कौन है? 1 2 1 3 2, 1 3 2 फिर 4, उसके बाद 5। तो विकल्प सी इसका सही है। 82 का विकल्प सी इसका सही है। देखो यहाँ पे आंसर सी लिखा है। यहाँ पे कौरव नगरी पहले है, उसका पशु का उदय, उसके बाद है अश्वत्थामा का अर्धसत्य, पंख पहिया और पट्टियाँ हैं, गांधारी का शाप, विजय क्रमिक आत्महत्या, प्रभु की मृत्यु। किसकी? कृष्ण की मृत्यु। प्रश्न संख्या 83, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही क्रम है। पहला रामवृक्ष बेनीपुरी, दूसरा नलिन विलोचन शर्मा, तीसरा रामविलास शर्मा, चौथा नंद दुलारे वाजपेयी। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही क्रम है। तो देखो जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही क्रम लगाने से पहले इनका जन्म काल देख लेते हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म कब हुआ था? 1899। नलिन विलोचन शर्मा 1916। उसके बाद है रामविलास शर्मा 1912 और नंद दुलारे वाजपेयी 1906। तो 1899 पहले आएगा कौन? रामवृक्ष बेनीपुरी। उसके बाद कौन आएंगे? नंद दुलारे वाजपेयी 1 4, उसके बाद 3 2, 1 4 3 2, 83 का विकल्प ए सही होगा। देखो आंसर है, लिखा है पहले रामवृक्ष बेनीपुरी जन्म 1899, नंद दुलारे वाजपेयी जन्म 1906, रामविलास शर्मा जन्म 1912, नलिन विलोचन शर्मा जन्म 1916। प्रश्न संख्या 84, लिखा है कि नामवर सिंह की निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, दूसरा है कविता के नए प्रतिमान, तीसरा है छायावाद, चौथा दूसरी परंपरा की खोज। नामवर सिंह की कृतियों का प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम इसमें व्यवस्थित करना है। तो देखो पहले प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। तो हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1952 है। कविता के नए प्रतिमान, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1968 है। छायावाद 1955 है। और दूसरी परंपरा की खोज 1982 है। 1982 है। ठीक,
तो देखो सबसे पहले कौन सा आएगा 1952। हिंदी हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1900 पहले ये आएगा 1, उसके बाद आएगा 3, 1 3, उसके बाद आएगा 2 1968, उसके बाद 4, 1 3 2 4, तो 84 का विकल्प डी सही होगा। देखो आंसर डी है, लिखा है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग 1952 ईस्वी, छायावाद 1955 ईस्वी, कविता के नए प्रतिमान 1968 ईस्वी और दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी। प्रश्न संख्या 85, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही क्रम बताइए। 1 वांग्यू, 2 राजा निर्वसिया, ये बांगचू है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, पहला बांगचू है, दूसरा राजा निर्वसिया है, तीसरा एक और जिंदगी है, चौथा यही सच है। नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर को चुनिए। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम। तो प्रकाशन वर्ष पहले देख लो, वांगचू का प्रकाशन वर्ष क्या है? वांगचू का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1978 है, 1978 है। राजा निर्वसिया 1957 है, एक और जिंदगी 1961 है और यही सच है 1966 है। तो 1957 से 61 पहले कौन सा आएगा? पहले आएगा राजा निर्वसिया, उसके बाद एक और सच, 2 3 4 1, विकल्प ए 85 का विकल्प ए सही है। देखो आंसर है राजा निर्वसिया 1957 कमलेश्वर का है, एक और जिंदगी 1961 किसका है? मोहन राकेश का है, यही सच है 1966 मन्नू भंडारी का है और वांगचू 1978 भीष्म साहनी का है। प्रश्न संख्या 86, लिखा कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 में साहित्य में लोक ही प्रमाण है और कथन 2 में एक लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। उपयुक्त कथन के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। ए में कथन 1 और 2 दोनों सही, बी में कथन 1 और 2 दोनों गलत, सी में कथन 1 सत्य किंतु कथन 2 गलत है और डी में कथन 1 असत्य किंतु कथन 2 सही है। तो कौन सा इनमें से विकल्प सही होगा? 86 का। तो देखो साहित्य में लोक ही प्रमाण, ये बात तो सही है, साहित्य में लोक ही प्रमाण, ये बात तो सही है। कथन 2 में है कि लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है, ये बात गलत है। तो कथन 1 सही किंतु 2 गलत है, तो विकल्प सी सही है 86 का। देखो आंसर सी लिखा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए कथनों में कथन 1 साहित्य में लोक ही प्रमाण है, कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है, गलत बात है, क्योंकि लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता नहीं होती है। प्रश्न संख्या 87, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1 में स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है, कथन 2 सत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व को और विचारों का नियमन नहीं कर सकती। उपयुक्त कथन के आलोक में निम्नांकित विकल्पों में से सही उत्तर चुने। ए में कथन 1 और 2 दोनों सही, बी में कथन 1 और 2 दोनों गलत, सी में कथन 1 सत्य किंतु कथन 2 गलत है और कथन 1 सत्य है किंतु कथन 2 सही है। तो 87 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो 87 का विकल्प दोनों के दोनों गलत है, तो विकल्प बी इसका सही है। ये भी गलत है कि स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति, ये बात गलत है। और कथन 2 में एक सत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकती, ये भी बात गलत है, दोनों गलत है 87 का। देखो आंसर भी लिखा है कि नीचे दिए कथनों में कथन 1 स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है, कथन 1 गलत है क्योंकि स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति नहीं है, तो इसीलिए गलत है। कथन 2 में कि सत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों के नियमन नहीं कर सकती, कथन 2 गलत है क्योंकि सत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचार का नियमन कर सकती है।
अतः कथन 1 और 2 दोनों गलत है। प्रश्न संख्या 88। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। स्थापना में कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है। तर्क आर, इसलिए उसका पूर्ण स्वाद उज्ज्वल रस में होता है। उपयुक्त कथन के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। ए में ए सही आर गलत, बी में के गलत आर सही, सी में ए और आर दोनों गलत और डी में ए और आर दोनों सही। तो 88 के इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो दोनों के दोनों ये सही है। विकल्प डी इसका सही, ए और दो दोनों सही है कि कृष्ण भक्ति का विवृत्ति की उत्कर्ष का दर्शन है, ये बात सही है। तरकार है इसीलिए इसका पूर्ण स्वाद उज्ज्वल रस में होता है, ये भी बात सही है। तो दोनों सही है। देखो आंसर डी। नीचे दिए गए कथनों में स्थापना कृष्ण भक्ति का विवृत्ति का उत्कर्ष का दर्शन है, ये बात सही है, इसीलिए उसका पूर्ण स्वाद उज्ज्वल रस में होता है। अतः ए और दो ए तथा तर्क दोनों सही है। प्रश्न संख्या 89। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1 में छायावत श्रृंगार लिप्सा का काव्य है। कथन 2 में वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावनाएं छायावाद में अज्ञात आलंबन का आधार बनी। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुने। ए में कथन 1 और 2 दोनों सही, बी में कथन 1 और 2 दोनों गलत, सी में कथन 1 सत्य किंतु कथन 2 गलत है और डी में कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सही है। तो 89 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो 89 का विकल्प बी इसका सही, दोनों के दोनों गलत है। छायावत श्रृंगार लिप्सा का काव्य गलत बात है और कथन 2 में एक वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलम्बन का आधार बनी, गलत बात ये भी है। तो दोनों गलत है। 89 का बी विकल्प सही है। कथन 1 में छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य कथन 1 गलत है क्योंकि छायावाद मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान है। कथन 2 में एक वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावनाएं छायावाद में अज्ञात आलंबन का आधार बने, कथन 2 गलत है। प्रश्न संख्या 90। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। स्थापनाएं इनमें लिखा है काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है। तरकार में क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है। उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उपयुक्त उत्तर चुने। ए में ए सही आर गलत, बी में ए गलत आर सही, सी में ए और आर दोनों सही और डी में ए और आर दोनों गलत। तो 90 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखो स्थापना में कि काव्य का आलम्बन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है, गलत बात है ये बात गलत है क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य, ये बात तो सही है। ए गलत आर सही, तो किसमें है? तो विकल्प बी में है। तो 90 का विकल्प बी सही है। देखो आंसर भी। स्थापना काव्य का आलम्बन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन से ही हो सकता है, कथन गलत है क्योंकि काव्य का आलम्बन विशिष्ट व्यक्ति एवं सामान्य जन दोनों हो सकता है। तर्कार क्योंकि काव्य का केंद्र विषय मनुष्य है, तर्क सही है। यहाँ पर इस अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसी से संबंधित आगे प्रश्न दिए गए हैं तो उसको सॉल्व करना है। देखो इसको पढ़ते हैं। लिखा निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या 91 से 95 तक के प्रश्नों को उत्तर दिए गए विकल्पों में से चुनिए। काव्य का अभ्यंतर स्वरूप या आत्मा भाव या रस है। काव्य का अभ्यंतर स्वरूप या आत्मा क्या है? भाव या रस है। अलंकार उसके बाह्य स्वरूप है। अलंकार क्या है? बाह्य स्वरूप है। दोनों में कल्पना का काम पड़ता है। किसमें? अलंकार में और अभ्यंतर स्वरूप में। जिस प्रकार विभाव अनुभाव में हम उसका प्रयोग पाते हैं उसी प्रकार रूपक उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों में भी, जबकि रस ही काव्य में प्रधान वस्तु है। तब उसके संयोजकों में जो कल्पना का प्रयोग होता है वही आवश्यक और प्रधान ठहरा। रस का आधार खड़ा करने वाला जो विभावन व्यापार है, कल्पना का प्रधान कार्य चित्र वही है। प्रवाहों से अनुभूति व
एकात्मिक का वृत्ति का आदेश पर कार्य करना पड़ता है। उसे ऐसे स्वरूप खड़े करने पड़ते हैं जिनके द्वारा रति, दास, शोक, क्रोध, क्रीड़ा आदि स्वयं अनुभव करने के कारण कवि जानता है कि श्रोता भी अनुभव करेंगे। अपनी अनुभूति की व्यापकता के कारण मनुष्य मात्र की अनुभूति को तथा उसके विषयों को अपने हृदय में रखने वाले ही ऐसे स्वरूप को अपने मन में ला सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 91 देख लेते हैं। लिखा उक्त अवतरण में स्थापित किया गया है कि ए कल्पना के बगैर साधारणीकरण संभव नहीं है। बी विभावन व्यापार के बगैर भी साधारणीकरण संभव है। सी विभावन व्यापार आलंबन और आश्रय के बीच होता है। और डी विभावन व्यापार के बगैर भी रसानुभूति हो सकती है। 91 का इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखो 91 का विकल्प ऐसे ही, कल्पना के बगैर साधारणीकरण संभव नहीं है। ऐसे 91 का देखो आंसर है कि उक्त अवतरण में स्थापित किया गया है कि कल्पना के बगैर साधारणीकरण संभव नहीं है। प्रश्न संख्या 92 उक्त अवतरण से ध्वनित होता है कि ए लेखक अनुभववादी है। दो बी लेखक अलंकारवादी है। सी लेखक रसवादी और डी लेखक कलावादी है। उक्त अवतरण से ध्वनित होता है कि लेखक क्या है? तो लेखक रसवादी है। विकल्प सी सही है 92 का। देखो आंसर सी उक्त अवतरण की ध्वनित होता है कि लेखक रसवादी है, क्योंकि गद्यांश में बताया गया है कि काव्य का अभ्यंतर स्वरूप या आत्मा, भाव या रस है। रस ही काव्य में प्रधान वस्तु है, तब उसके संयोजकों में जो कल्पना का प्रयोग होता है वही आवश्यक और प्रधान ठहरा। प्रश्न संख्या 93 लिखा है उक्त अवतरण के मुख्य रूप है। ए विभावन व्यापार के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है। बी कल्पना के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है। सी अनुभूति की व्यापकता की प्रतिष्ठा की गई है। और डी अलंकार की सीमाएं निर्धारित की गई है। तो 93 का इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो देखो उक्त अवतरण के मुख्य रूप क्या है कि कल्पना के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है। 93 का बी सही है। देखो आंसर भी लिखा है उक्त अवतरण में मुख्य रूप से कल्पना के महत्व की प्रतिष्ठा की गई है, क्योंकि बताया गया है कि रस ही काव्य में प्रधान वस्तु है, तब उसके संयोजकों में जो कल्पना का प्रयोग होता है वही आवश्यक और प्रधान होता है। रस का आधार खड़ा करने वाला जो विभाजन व्यापार है, कल्पना का प्रधान कार्य वही है। प्रश्न संख्या 94 लिखा है यहाँ पे कि उसे ऐसे स्वरूप खड़े करने पड़ते हैं जिनके द्वारा रति, हास, शोक, क्रोध, क्रीड़ा आदि स्वयं अनुभव करने के कारण कवि जानता है कि श्रोता भी अनुभव करेंगे। वाक्य में ए प्रकारांतर से स्थायी भावों की व्याख्या की गई है। बी प्रकारांतर से साधारणीकरण का महत्व रेखांकित किया गया है। सी प्रकारांतर के से कवि कर्म की दुर्हता बताई गई है। और डी प्रकारांतर से श्रोता के दायित्व की ओर संकेत किया गया है। तो 94 का इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो 94 का इनमें से विकल्प भी सही है कि प्रकारांतर से साधारणीकरण का महत्व रेखांकित किया गया है। बी सही है। देखो आंसर भी लिखा है उसे ऐसे स्वरूप खड़े करने पड़ते हैं जिनके द्वारा रति, हास, शोक, क्रोध, क्रीड़ा आदि स्वयं अनुभव करने के कारण कवि जानता है कि श्रोता भी अनुभव करेंगे। वाक्य में प्रकारांतर से साधारणीकरण का महत्व रेखांकित किया गया है। प्रश्न संख्या 95 अपनी अनुभूति की व्यापकता के कारण मनुष्य मात्र की अनुभूति को तथा उसके विषयों को अपने हृदय में रखने वाले ही ऐसे स्वरूप को अपने मन में ला सकते हैं। वाक्य में ए लोक हृदय की व्यापकता की ओर संकेत किया गया है। बी कवि हृदय की विशिष्टता की ओर संकेत किया गया है। सी पाठक के दायित्व को रेखांकित किया गया है।
और डी कवि के दायित्व को रेखांकित किया गया है। तो 95 का इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? तो 95 का विकल्प सही होगा, कवि हृदय की विशिष्टता की ओर संकेत किया गया है। देखो आंसर भी लिखा है कि अपनी अनुभूति की व्यापकता के कारण मनुष्य मात्र की अनुभूति को तथा उसके विषयों को अपने हृदय में रखने वाले ही ऐसे स्वरूपों को अपने मन में ला सकते हैं। वाक्य में कवि हृदय की विशिष्टता की ओर संकेत किया गया है। अब यहाँ पे निर्देश दिया गया है। लिखा है कि निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या 96 से 100 तक के प्रश्नों के उत्तर दिए गए विकल्पों से चुनिए। यहाँ पे लिखा साहित्य का मूल स्रोत होता है मनुष्य का जीवन। मनुष्य के जीवन के दुख सुख आशा आकांक्षा उत्थान पतन की ही अभिव्यक्ति साहित्य द्वारा होती है। मनुष्य का व्यक्ति जीवन समष्टि जीवन द्वारा सीमाबद्ध है। मनुष्य की व्यष्टि सत्ता के साथ समष्टि का किस प्रकार संघर्ष एवं द्वंद्व चलता रहता है और इसके परिणाम स्वरूप उसके सामाजिक जीवन में किस प्रकार रूपांतर होता रहता है। यह बात अतीत काल के साहित्य या समालोचन में विशेष रूप से नहीं पाई जाती है। मनुष्य के सामाजिक परिस्थिति एवं उसके व्यष्टि जीवन के साथ समष्टि के संघर्ष और उसके मन के ऊपर इन सब की प्रतिक्रियाओं की परीक्षा करने के कारण ही आधुनिक साहित्य भाव प्रधान न होकर बहुत कुछ वस्तु प्रधान बन गया है। समाज में समय समय पर जो परिवर्तन होते रहते हैं, आगे लिखा है फिर होते रहते उनका प्रभाव मानव मन पर भी पड़े बिना नहीं रहता। मनुष्य के मन का यह परिवर्तन जब साहित्य में प्रतिफलित होता है तभी साहित्य में चैतन्य की सृष्टि होती है और वह सबके लिए उपभोग्य बन जाता है। प्रत्येक युग का श्रेष्ठ साहित्य अपने युग के प्रगतिशील विचारों द्वारा किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित होता है। मानव मन को प्रभावित करके उसके जीवन को सभी दिशाओं में प्रगतिशील बनाने में ही साहित्य की चरम सार्थकता है। युग युग में साहित्य जो लक्ष्य मनुष्य के मन प्राण को प्रभावित करता है, यही उसकी लोकप्रियता का मूल कारण है। साहित्य की श्रेष्ठता का उसके मूल्य एवं महत्व का एक ही मानदंड हो सकता है और वह मानदंड यह है कि जाते जीवन के साथ अखिल शक्ति के प्राणधार के साथ उसका निविड़ संयोग है या नहीं। ये था अवतरण। अब हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। 96 में लिखा है कि उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए मनुष्य के व्यष्टि जीवन समष्टि जीवन से सीमाबद्ध नहीं होता। बी अतीत काल के समालोचन में व्यष्टि और समष्टि के बीच संघर्ष के रूपांतरण की विशेष चर्चा पाई जाती है। सी साहित्य की लोकप्रियता का कारण असंख्य जन समुदाय पर प्रभाव। और डी साहित्य मानव जीवन के सुख दुख से निरपेक्ष रहता है। तो 96 का इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो देखो साहित्य की लोकप्रियता के कारण असंख्य जन समुदाय पर प्रभाव विकल्प से सही होगा 96 का। देखो आंसर सी लिखा है उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर साहित्य की लोकप्रियता का कारण है असंख्य जन समुदाय पर प्रभाव। अन्य कथन गलत है। प्रश्न संख्या 97 लिखा है उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर साहित्य की श्रेष्ठता का क्या मानदंड है? ए वस्तु प्रधानता न कि भाव प्रधानता। बी मानव जीवन की सीमाओं की अभिव्यक्ति। सी अतीत काल का महिमागान। और डी जाति जीवन व अखिल शक्ति के प्राणधारा से निविड़ संयोग। तो 97 का इनमें से कौन सा विकल्प सही है? कि अनुच्छेद के आधार पर साहित्य की श्रेष्ठता का क्या मानदंड है? तो जातीय जीवन व अखिल शक्ति के प्राणधार से निविड़ संयोग। विकल्प डी सही है 97 का। देखो आंसर डी है उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर साहित्य की श्रेष्ठता का मानदंड जातीय जीवन व अखिल शक्ति की प्राणधारा से निविड़ संयोग है। प्रश्न संख्या 98
उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से सर्वाधिक सार्थकता का कारण है। ए, जीवन को प्रगतिशील बनाना। बी, जीवन के दुखों की उपेक्षा। सी, सबके लिए उपभोग्य न होना। और डी, व्यष्टि और समष्टि का निराधार। तो 98 का इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो विकल्प ऐसे है कि जीवन को प्रगतिशील बनाना। देखो आंसर है कि उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर दिए गए विकल्पों में से जीवन को प्रगतिशील बनाना सर्वाधिक सार्थकता का कारण है। प्रश्न संख्या 99, उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, जातीय जीवन के साथ गहरी संबंधितता श्रेष्ठ साहित्य का मानदंड है। बी, सामाजिक परिवर्तन मानव मन को प्रभावित करता है। सी, मनुष्य का समष्टि जीवन उसके व्यष्टि जीवन को सीमाबद्ध नहीं करता है। और डी, मानव जीवन साहित्य का मूल स्रोत है। तो 99 का इनमें से विकल्प कौन सा सही होगा? तो 99 का विकल्प सी सही होगा कि मनुष्य की समष्टि जीवन उसके व्यष्टि जीवन को सीमाबद्ध नहीं करता है। विकल्प सी सही नहीं है 99 का। देखो आंसर सी है कि उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर दिए गए कथनों में मनुष्य का समष्टि जीवन उसके व्यक्ति जीवन को सीमाबद्ध नहीं करता है सही कथन है, सही कथन नहीं है। अन्य कथन सही जो इस प्रकार है। एक, जातीय जीवन के साथ गहरी संबद्धता श्रेष्ठ साहित्य का मानदंड है। दो में, सामाजिक परिवर्तन मानव मन को प्रभावित करता है। और तीन में, मानव जीवन साहित्य का मूल स्रोत है। प्रश्न संख्या 100, उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से साहित्य की लोकप्रियता का मूल कारण है। ए, सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति से दूरी। बी, लाखों लाख मनुष्य की चेतना पर प्रभाव। और सी, सामाजिक परिवर्तन की अनदेखी। और डी, व्यष्टि जीवन की संकीर्णता। तो 100 का इनमें से कौन सा विकल्प सही है कि अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से साहित्य की लोकप्रियता का मूल कारण है? तो कौन सा मूल कारण है? लाखों लाख मनुष्य की चेतना पर प्रभाव। 100 का आंसर भी सही है। देखो आंसर भी, उपयुक्त अनुच्छेद के आधार पर लाखों लाख मनुष्य की चेतना पर प्रभाव साहित्य की लोकप्रियता मूल कारण है। गद्यांश में बताया गया है कि युग युग में साहित्य में जो लाख लाख मनुष्य के मन प्राण को प्रभावित करता है वही उसकी लोकप्रियता का मूल कारण है। ये थे आज के 25 प्रश्न। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं से और PYQ लेकर आता रहूँगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।